आज हम पढ़ेंगे सत्ता या प्राधिकार, जिसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। सत्ता वह वैधानिक शक्ति होती है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है और आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकतानुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी कर सकता है, यहाँ तक कि उन्हें अपने कार्य से पृथक भी किया जा सकता है। सत्ता के बारे में यह परिभाषा थियो हेमन, जो कि प्रमुख राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने दी है। सत्ता को संगठन की आत्मा कहा जाता है। सत्ता का अर्थ और परिभाषा हम देखते हैं तो इसके हम प्रारंभिक रूप में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में दिखाई देते हैं। सत्ता के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द अथॉरिटी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिस से हुई है, जिसका अर्थ है बढ़ाना। रोमन साम्राज्य में सार्वजनिक सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों को जब सीनेट अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान करती थी तो यह माना जाता था कि उन प्रस्तावों को ऑक्टोरिट्स प्राप्त हो गई है, अर्थात उन प्रस्तावों के राजनीतिक मूल्यों, औचित्यता एवं कानूनी शक्ति में वृद्धि हो गई है। इस तरह ऑक्टोरिट्स में सत्ता के लक्षण मौजूद थे। प्रमुख प्रबंधन के विचारक हेनरी फेयोल कहते हैं कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसका पालन करवाने की शक्ति है। इसी तरह जैसा मैंने पूर्व में बताया, बायरस्टेड कहता है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। अब हम सत्ता के प्रकार की बात करते हैं तो सत्ता को हम अलग अलग तरीक़ों से बांटते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहला है संवैधानिक और कानूनी सत्ता। जब किसी पद अथवा संस्था को संविधान के द्वारा सत्ता सौंपी जाती है तो उसे संवैधानिक सत्ता कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, सीएम, इन सभी को सत्ता संविधान के द्वारा, कानूनों के द्वारा प्रदान की गई है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं संवैधानिक सत्ता। दूसरी है राजनीतिक सत्ता। संसदीय कार्य प्रणाली में प्रधानमंत्री की सत्ता मूलतः राजनीतिक सत्ता होती है। तीसरा है परंपरागत सत्ता। जब सत्ता का आधार और स्रोत परंपरा होती है तो उसे परंपरागत सत्ता कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में सम्राट की सत्ता परंपरा पर आधारित है। करिश्माई सत्ता वह होती है जब कोई नेता अथवा अधिकारी श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला होता है और उसे लगातार सफलताएं प्राप्त होती है तो जनता उसे नायक मान लेती है और उसके करिश्माई व्यक्तित्व को स्वीकार कर लेती है। छठा है सरकार के अंगों में निहित सत्ता। सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका हैं। उनमें जो सत्ता निहित होती है उन्हें हम सरकारी सत्ता ही कहते हैं, जिनको विधायी सत्ता, राजनीतिक सत्ता और कार्यपालिका सत्ता कहा जाता है। क्षेत्रीयता के आधार पर भी सत्ताएं स्वीकार की गई हैं, जैसे स्थानीय सत्ता, प्रांतीय सत्ता, राष्ट्रीय सत्ता आदि। संख्या की दृष्टि से जब बात करते हैं तो सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर सत्ता को एकल, बहुल या आयोगात्मक या मंडलात्मक सत्ता कहा जाता है। मैक्स वेबर ने सत्ता का 3 प्रकार बताए हैं: कानूनी सत्ता, परंपरागत और करिश्माई सत्ता। अब हम बात करते हैं कि सत्ता की स्रोत क्या क्या होते हैं। तो सत्ता का पहला स्रोत होता है औपचारिक सत्ता विचारधारा। बर्नार्ड कहते हैं कि अधिकार सत्ता की वह अवधारणा है जिसमें अधिकारों का प्रेषण सामाजिक संस्थाओं के व्यक्तिगत प्रबंधों को होता है, वह औपचारिक सत्ता कहलाती है। यह विचारधारा मानती है कि अधिकार सत्ता का स्रोत देश का सर्वोच्च कानून है और उस संविधान को गत्यात्मक बनाए रखने का अधिकार सामाजिक संस्थाओं में निहित है। दूसरी है स्वीकृति विचारधारा। यह कहती है कि किसी व्यक्ति के पास औपचारिक सत्ता हो सकती है, किंतु यह सत्ता तब तक व्यर्थ है जब तक कि इसका प्रयोग प्रभावशाली न किया जा सके। सत्ता के प्रभावशाली प्रयोग के लिए अधीनस्थों की स्वीकृति आवश्यक है। और तीसरा है सक्षम विचारधारा। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि विश्व भर में योग्य और सक्षम व्यक्ति स्वतः नेतृत्व की बागडोर संभाल लेते हैं, भले ही उन्हें संगठन में कोई विशिष्ट पद या स्थान नहीं दिया जाए। यह विचारधारा तकनीकी क्षमता, व्यक्ति की प्रभुता और उसकी योग्यता, क्षमता को सत्ता का स्रोत मानती है। अब हम बात करते हैं कि सत्ता के पालन का आधार क्या क्या होते हैं। सत्ता के पालन का आधार पहला होता है विश्वास। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। इस कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होगा, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल होगा। दूसरा है एकरूपता। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों का अधिक महत्व देते हैं जो उनके विचारों से
एक रूपता रखते हैं। तीसरा है हमारा इसमें दबाव। अनेक बार सत्ता का पालन करवाने के लिए दबाव और बाध्यकारी शक्ति का भी सहारा लेना होता है। और चौथा इसका आधार होता है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानी व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य व्यवस्था के कुछ निर्धारित लक्ष्य होते हैं और सत्ता इन लक्ष्यों का उल्लंघन नहीं कर सकती। वह उन लक्ष्यों को प्राप्ति का कार्य करती है। अब हम इससे अगले हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे वैधता। धन्यवाद।